Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for Business Administration कोड 833। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर। सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, बिकॉज सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट गिवन होता है जिसकी हेल्प से आपको ये पता चलता है कि मार्क्स वेटेज क्या रहेगा, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाती हैं। साथ ही कई बार सेम क्वेश्चंस जैसे सैम्पल पेपर में है वही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं एंड कई बार सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, मींस एग्जैक्ट सेम नहीं होंगे बट उसके जैसे होंगे। इसलिए आपको सैम्पल पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस करना है क्योंकि यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी पता चल जाता है। आप वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने सीबीएसई स्टडी मटेरियल में रेफर कर सकते हैं एंड फिर आप वहां से वो पढ़ सकते हैं एंड दैट विल बी सफिशिएंट। ओके, अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले ये सैम्पल पेपर का वीडियो देखना है। इससे आपको सभी चीज़ों का आइडिया मिल जाएगा, मार्किंग स्कीम, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हर चीज़ का। ठीक है, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ पर कवर किए हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर में, वही आपको अपने सीबीएसई स्टडी मटेरियल से पढ़ने हैं। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आपको किस तरह से डाउनलोड करना है सीबीएसई स्टडी मटेरियल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आपका जो एग्जाम है थ्योरी बोर्ड एग्जाम, ये 60 मार्क्स का है एंड आपको टाइम दिया जाएगा 3 आवर्स। ओके, पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 10 मार्क्स के लिए गिवन है। यहाँ पर आपसे 2 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड देन 2 मार्क्स के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में बोर्ड एग्जाम में आपसे 2 मार्क्स का ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में 5 चैप्टर्स गिवन है। ये सभी 5 चैप्टर्स बहुत इजी हैं। या तो आप एक बार एनसीईआरटी पीडीएफ पढ़ सकते हैं या फिर आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप एनसीईआरटी से ये चैप्टर्स कवर कर सकते हैं। ये 10 मार्क्स इजीली आप यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे। ओके, 60 मार्क्स में 10 मार्क्स हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए डिस्कस किए। इसके बाद रिमेनिंग 50 मार्क्स हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के लिए। यहाँ पर ये 5 यूनिट्स गिवन हैं। ओके, यहाँ पर आपसे 4 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में 1 मार्क के क्वेश्चंस गिवन होंगे। देन डिस्क्रिप्टिव आंसर्स की बात करें तो यहाँ पर 2, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ये 5 मिसप्रिंटेड है, आप इसे करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर 4 है एंड आप यहाँ पर रीचेक भी कर सकते हैं, 4 × 3 लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर आपसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से 4 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 1 मार्क, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर भी करेक्ट कर लेंगे, ये 3 मार्क्स है। ओके, यहाँ पर ये 5 चैप्टर्स गिवन है एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सैम्पल पेपर वीडियो कवर करने के बाद यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको खुद से एक बार पढ़ने हैं। ओके, सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है। इसी तरह से एग्जाम में भी जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन होते हैं क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले, आपको ये ध्यान से पढ़ने हैं। यहाँ पर सबसे पहले 24 क्वेश्चंस टोटल हैं एंड यहाँ पर क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है 2 सेक्शंस में। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 30 मार्क्स का है एंड यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मीन्स 1 मार्क के क्वेश्चंस मिलेंगे। 1 मार्क में एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मींस अगर आपने कोई गलत आंसर दिया भी है, जैसे सपोज करते हैं यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक गिवन है जिसमें आपको करेक्ट आंसर नहीं पता था बट आपने कुछ आंसर लिख दिया बट वो करेक्ट नहीं है, तो उस केस में आपको उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। बट ऐसा नहीं होगा कि उसका -1 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को कहते हैं नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके, यहाँ पर सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये भी 30 मार्क्स का है। सब्जेक्टिव टाइप में आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं एंड यहाँ पर 2, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, यहाँ पर हर एक जगह आपको इंस्ट्रक्शन गिवन होंगे, कहाँ पर इंटरनल चॉइस गिवन है। तो यहाँ पर सबसे पहले
जो 6 क्वेश्चंस हैं इनके सब पार्ट्स होंगे, उसमें भी चॉइस होगी, एंड फिर ये जो 18 क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी में, इसमें भी चॉइस गिवन होगी, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी अपनी मर्जी से कर देंगे, वहां पर इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड होंगे कि कौन से क्वेश्चंस में चॉइस है, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही अटेम्प्ट करना है। एंड वन मोर थिंग, ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ओवर अटेम्प्ट करते हैं और फिर कंफ्यूज रहते हैं कि हमें मार्क्स क्यों नहीं मिले। तो देखिए, ओवर अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है, आप उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जितने बताए गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप जो भी सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके सभी क्वेश्चंस करेक्ट ऑर्डर में अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आई होप आपको सभी इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं। कैसे लिखना है आंसर शीट में, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये आपकी आंसर शीट है, यहाँ पर दोनों तरफ ऑलरेडी मार्जिन्स गिवन होंगे एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होंगी। तो सबसे पहले आप मेंशन करेंगे सेक्शन। सो यहाँ पर लिखेंगे सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप यहाँ पर लाइन लीव करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे आंसर 1, ठीक है। फिर क्योंकि यहाँ पर आंसर 1 ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कोई एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें सब पार्ट्स भी हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर ये लाइन ब्लैंक लीव कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप डिफरेंट पार्ट्स मेंशन करेंगे, फर्स्ट सेकेंड इस तरह से मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर हर एक के आगे उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। एंड साथ ही जहां पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस गिवन है, जैसे यहाँ पर ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको आंसर किस तरह से लिखना है, ऑप्शन नंबर के साथ आपको ऑप्शन भी मेंशन करना है, मतलब कंप्लीट करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एंड साथ ही जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी कि आपको ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, तो क्या होता है ओवर अटेम्प्ट, जैसे यहाँ पर हमें बोला गया है क्वेश्चन 1 में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 6 क्वेश्चंस हैं एंड इसमें से कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। सो यहाँ पर हमें 6 क्वेश्चंस गिवन है, बट चॉइस के अकॉर्डिंग हम 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब जो हमें 4 बेस्ट लग रहे हैं हम वो अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अब ऐसे में अगर आप सारे 6 अटेम्प्ट कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट 4 को ही इवेल्युएट किया जाएगा, बाकी 2 को कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये 4 आपके करेक्ट हैं रॉन्ग हैं वो मैटर नहीं करता है, बट आपके फर्स्ट 4 आंसर्स ही चेक होंगे, ठीक है। तो इसलिए ओवर अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है, आप अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे, इसलिए आप उतने ही अटेम्प्ट करें जितने आपको क्वेश्चन में बोले गए हैं, ओके। Question 1, Mr. Ramesh did a project very well. Now he is collecting feedback, insights into his work. This is called, the correct answer is self-awareness, option A. Then next question, dash includes a series of postures and breathing exercise to control body and mind. द करेक्ट आंसर इज योगा। योगा में अलग अलग पोस्चर्स होते हैं एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती हैं, जिससे हम अपने बॉडी एंड माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। Then next question, list the types of communication. There are 4 types: verbal, non-verbal, written, visual. A block of adjacent cells that are selected is called, एक साथ जब एक से ज़्यादा सेल्स को सेलेक्ट करते हैं सो उसे हम कहते हैं रेंज ऑफ सेल्स। द करेक्ट आंसर इज डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्रीन जॉब्स के एग्जाम्पल्स गिवन है, बट एक नॉन ग्रीन जॉब है, मतलब ग्रीन जॉब नहीं है, सो ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है वर्किंग इन एमएनसी, ये एक ग्रीन जॉब नहीं है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन नंबर है ये मिस प्रिंटेड है, बट ऐसे क्वेश्चंस अगर आप चॉइस में लीव कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट अगर आपको फिर भी अटेम्प्ट करना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कंप्लीट आंसर मेंशन करना है, तो आप यहाँ पर कंप्लीट आंसर मेंशन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज वर्किंग इन एमएनसी। Then next question, an individual who initiates, creates and manages a new business. एक ऐसा पर्सन जो एक बिजनेस बनाता है, क्रिएट करता है एंड उसे मैनेज करता है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। द करेक्ट आंसर इज डी। देन क्वेश्चन 2, यहाँ पर 7 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड 5 आंसर करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोसेस यूज्ड इन दिस स्टेटमेंट। यहाँ पर प्रोसेस का मीनिंग समझाना है। सो प्रोसेस का मतलब है एक्शंस का कॉम्बिनेशन, मींस जो भी स्टेप्स हमें लेने हैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, एंड इन सभी स्टेप्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में फॉलो करना है। सो ऐसे स्टेप्स के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं प्रोसेस।
Then next question, in an organization employees are happy and satisfied, there is no chaos and the effect of management is noticeable, which characteristics of management is highlighted by this statement? So यहाँ पर हम management की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं ये बताना है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स. सो बेसिकली जब भी मैनेजमेंट का इफेक्ट नोटिसेबल है, इसका मतलब है कि हम फील कर सकते हैं मैनेजमेंट कितना अच्छे से फंक्शन कर रही है एंड वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से फंक्शन कर रही है बिकॉज मैनेजमेंट वहाँ पर स्ट्रांग है. सो इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स, मतलब हम उसे देख नहीं सकते हैं बट फील कर सकते हैं बिकॉज वो ऑर्गेनाइजेशन इतने अच्छे से फंक्शन कर रही है. ओके, then next question, planning is flexible. The correct option is A. Then next question, dash is that process of examining the applicants which ensures that only the most appropriate persons have been appointed. एक ऐसा प्रोसेस जहां पर applicants को एग्जामिन किया जाता है सो दैट जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, सबसे ज़्यादा कैपेबल है, उसी को अपॉइंट किया जाए. दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन. द करेक्ट आंसर इज बी. देन नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय नॉइज इन कम्युनिकेशन प्रोसेस? नॉइज का मतलब है कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस जो कम्युनिकेशन में इंटरप्ट कर रहा है. देन नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द नीड दैट मेक्स एन इंडिविजुअल टू टेक हिज एबिलिटी टू द हाईएस्ट लेवल? सो एक ऐसी नीड जिसकी वजह से हम अपनी एबिलिटी को हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा पाते हैं, ये होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. द करेक्ट आंसर इज बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ह्यूमन रिलेशन अप्रोच रेफर टू? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का मतलब है डिफरेंट पीपल को एक साथ इंटीग्रेट करना सो दैट वो मोटिवेट हो पाए एक साथ काम करने के लिए, सो दैट प्रोडक्टिविटी अचीव की जा सके एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव किए जाएं. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3, यहाँ पर 7 क्वेश्चंस गिवन है एंड 6 आंसर करने हैं. सबसे पहले क्वेश्चन में प्रोसेस का नेम बताना है जिसमें हम दूसरों के साथ काम करते हैं या फिर दूसरों के थ्रू काम करते हैं सो दैट लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हुए, एफिशिएंटली यूज करते हुए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए. चेंजिंग एनवायरनमेंट में ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. जब हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचने के लिए, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस इज अ पार्ट ऑफ. जब हम एक्टिविटीज को फंक्शंस के बेसिस पर ग्रुप करेंगे, मतलब सेपरेट करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, ये होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. द करेक्ट आंसर इज सी. Then next question, who is known as father of management? The correct answer is Henry Fayol. Then next question, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को लगता है कि वो हमेशा अननेसेसरी स्ट्रेस में रहते हैं बिकॉज मैनेजर कभी भी उन्हें फ्यूचर प्लान्स के बारे में इन्फॉर्म नहीं करते हैं एंड सिंपली इंस्ट्रक्शन एट द टाइम देते हैं इमीडिएटली कि आपको ये काम करना है एंड ना ही वो किसी और के सजेशंस को सुनते हैं. ऐसे में लीडरशिप स्टाइल को क्या कहेंगे? दिस इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. Then next question, be a partner in international peace. Which social responsibility of business is this? जब हम international peace में अपना business contribution देते हैं वो होता है responsibility towards world. ठीक है. Then next question, who is the theorist of expectancy theory of motivation? The correct answer is Victor Vroom. Option A. नेक्स्ट क्वेश्चन 4, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस गिवन है, 5 आंसर करने हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, सीता रिटेल स्टोर का गोल है सेल्स इंक्रीज करना. देन स्पेस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का गोल है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को एजुकेशन देना. मैनेजमेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को यूनाइट कर रही है, मींस यहाँ पर सभी इंडिविजुअल एक साथ काम कर रहे हैं सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके. यहाँ पर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट दिखाई गई है? दिस इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. द करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि हम यहाँ पर गोल की बात कर रहे हैं, गोल के लिए काम कर रहे हैं, सो ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. ओके.
Then next question, the job of dash is to see whether all the workers are doing their respective job as per the speed laid down or not. मतलब सभी वर्कर्स अपना काम स्पीड पर कर रहे हैं या फिर नहीं, जो भी स्पीड स्पेसिफाइड है उस स्पीड पर कर रहे हैं या नहीं, ये चेक करना है। ये किसकी जॉब है? ये है स्पीड बॉस। द करेक्ट आंसर इज ए। Then next question, which function of management is related to filling and keeping filled the post with people? The correct answer is staffing. Then next question, food, clothing and shelter are the examples of which type of needs? Food, clothing and shelter फिजियोलॉजिकल नीड्स का एग्जाम्पल है। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है जो हमारी बॉडी की नीड्स हैं। सो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर ये सभी हमारी बॉडी की नीड्स होती हैं, फिजिकल नीड्स होती हैं, इसलिए ये यहाँ पर फिजियोलॉजिकल नीड्स का एग्जाम्पल है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल हैज द स्पेशलिटी ऑफ सेंट्रलाइज्ड ऑथोरिटी? ऐसा कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जिसमें सेंट्रलाइज्ड ऑथोरिटी होती है? ये होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। द करेक्ट आंसर इज ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन एक एंडलेस प्रोसेस है, इसी तरह से बिजनेस में मैनेजर कॉन्टिन्यूसली अपने सबऑर्डिनेट्स को वर्क असाइन करता है एंड ये जानने की कोशिश करता है कि कितना प्रोग्रेस हुआ है वर्क में एंड कॉन्टिन्यूसली उन्हें डायरेक्शंस भी देता है। सो यहाँ पर कम्युनिकेशन का कौन सा फीचर हाईलाइट हुआ है? दिस इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मीन्स ये कॉन्टिन्यूअस होता रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है बीच में रुक जाएगा, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस गिवन है, 5 आंसर करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बताना है, अ पेट्रोल पंप नीड्स टू बी मैनेज्ड एज मच एज अ हॉस्पिटल और अ स्कूल। मीन्स एक पेट्रोल पंप को मैनेजमेंट की उतनी ही रिक्वायरमेंट है जितना हॉस्पिटल एंड स्कूल को है। देन जो इंडिया में मैनेजर्स का काम है वही यूएसए, जर्मनी, जापान सब में सेम है। ये कैसे करते हैं ये डिफरेंट हो सकता है बट उनका काम सेम है, तो ये डिफरेंस कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री इन सभी की वजह से हो सकता है। सो यहाँ पर हमें बताना है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर मेंशन की गई है। सो दिस इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो हर जगह प्रेजेंट होती है। सो मैनेजमेंट हर जगह प्रेजेंट होती है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, पेट्रोल पंप हो, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया, यूएसए, मतलब अलग अलग कंट्रीज की भी बात करें तो हर एक कंट्री में हर एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है एंड इसलिए हम कह रहे हैं मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, taking corrective or remedial actions is the last step in the process of one of the functions of management. Name the function. ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें लास्ट स्टेप होता है करेक्टिव या फिर रेमेडियल एक्शन? मीन्स किसी भी चीज को ठीक करने के लिए एक एक्शन लेना है, ये उसमें लास्ट स्टेप होता है, तो ये कौन सा फंक्शन है? ये है कंट्रोलिंग। देन नेक्स्ट, ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप को क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ओके, classical management theory is organization centered. The correct answer is A. Then next question, social responsibility, it is broader than legal responsibility. The correct answer is B. Then next question, ऐसा कौन सा पेमेंट का मेथड है जिसमें फिजिकल डिलीवरी जब होगी गुड्स की तभी पेमेंट की जाएगी? सो इस मेथड को हम कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी। द करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस गिवन है, 5 आंसर करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बताना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस किस चीज के साथ डील करती है? इंफॉर्मेशन, डेटा, नॉलेज, तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, डैश इज प्रोसेस डेटा। इंफॉर्मेशन को ही प्रोसेस डेटा कहते हैं, मींस जब डेटा को प्रोसेस किया जाएगा तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, if anything goes wrong with the performance of key activities, the entire organization suffer. Means अगर कोई भी की एक्टिविटी में कुछ गलत हो जाएगा तो उसकी वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन सफर करती है। सो ऑर्गेनाइजेशन को उन पर फोकस करना चाहिए। फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए? डेविएशंस। द करेक्ट आंसर इज सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडरशिप इज बेस्ड ऑन अ सुपीरियर्स persuasive communication. The correct answer is C. Then next, why a right person should be placed at the right job and a right thing should be placed at the right place. Means एक right person को right job में क्यों रखना है, right thing को right place पर क्यों रखना है,
ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑर्डर। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द एब्रिविएशन CSR स्टैंड फॉर? CSR की फुल फॉर्म बतानी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन सेक्शन बी, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सब्जेक्टिव टाइप में 2, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले 2 मार्क्स के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 5 क्वेश्चंस गिवन है एंड इसमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं। वर्ड लिमिट है 20 to 30 वर्ड्स, ओके। एंड जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप हेडिंग लगाएंगे सेक्शन जब स्टार्ट करेंगे, तो जिस तरह से हमने सेक्शन ए के लिए हेडिंग लिखी थी, उसी तरह से जब सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे तो वहां पर भी इस तरह से हेडिंग मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर आंसर 7, जैसे हम आंसर 7 लिख रहे हैं तो सबसे पहले आंसर 7 लिखेंगे, फिर उसके बाद आंसर लिखेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन नार्सिस्टिक डिसऑर्डर एंड अवॉइडेंट डिसऑर्डर। नार्सिस्टिक डिसऑर्डर में हमें लगता है कि हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड अगर हमें कोई वैसे ट्रीट नहीं करता, मीन्स इतना ज़्यादा फेवर नहीं देता, तो हम अनहैप्पी मीन्स उदास और डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। देन अवॉइडेंट डिसऑर्डर, इसमें हम हर चीज़ को अवॉइड करते हैं, किसी से रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते, ना ही किसी से मिलना चाहते हैं, हर चीज़ को अवॉइड करते हैं। Write one difference between formal communication and informal communication. फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिशियल पर्पसेस के लिए करते हैं, ये ईमेल, लेटर हेड, मेमो, रिपोर्ट के थ्रू की जा सकती है एंड यहाँ पर रिटर्न मटेरियल ही इन्वॉल्व होगा, ओके। मीन्स हमें रिटर्न कम्युनिकेशन करनी है अगर हमें फॉर्मल कम्युनिकेशन करनी है। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अनऑफिशियल होती है, पर्सनल पर्पस के लिए होती है एंड कोई स्पेसिफिक चैनल नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं। आप किसी को इनफॉर्मल लेटर भी सेंड कर सकते हैं, ओरली आप बात भी कर सकते हैं। सो ये आपकी चॉइस है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, ओके। देन राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट अ शीट इन अ वर्कबुक। सबसे पहले वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद होम टैब में सेल्स ग्रुप में इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड देन इंसर्ट शीट पर क्लिक करेंगे। Write 2 ways to reduce greenhouse gases: drive less and drive smart, use less hot water. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्टअप को फंड करने के लिए 2 वेज बताने हैं। सबसे पहला है क्राउड फंडिंग, मीन्स अलग अलग लोग एक साथ रिसोर्सेज को कलेक्ट करें एक कॉमन गोल के लिए। देन एंजल इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके पास सरप्लस कैश है एंड वो इंटरेस्टेड हैं अपकमिंग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए, इन्हें हम कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स एंड ऐसी इन्वेस्टमेंट को कहते हैं एंजल इन्वेस्टमेंट, ओके। नाउ कम्स 2 मार्क्स क्वेश्चंस फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस गिवन है, 3 आंसर करने हैं, 20 to 30 वर्ड्स लिमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें स्पीड बॉस एंड गैंग बॉस का रोल बताना है फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में। सबसे पहले स्पीड बॉस ये इंश्योर करता है कि जॉब टाइमली और एक्यूरेटली कंप्लीट हो पाए। देन गैंग बॉस, इसका रोल होता है ये इंश्योर करना कि वर्कर्स और मशीन दोनों फिट हैं प्रोडक्शन के लिए एंड जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है वो उनके पास अवेलेबल है। Why is it said that management is all pervasive? मैनेजमेंट हर जगह प्रेजेंट है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैनेजमेंट अगर किसी भी चीज़ में से हटा देंगे तो वो कुछ नहीं बचेगा। वो कोई मॉल हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, उसमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है एंड बिना मैनेजमेंट के उसका कोई मतलब नहीं है एंड उसकी एग्जिस्टेंस का भी कोई बेनिफिट नहीं है बिकॉज वो रन ही नहीं कर पाएगा बिना मैनेजमेंट के। सो यहाँ पर सभी टाइप्स की एक्टिविटीज़ के बारे में बात हो रही है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, किसी भी टाइप की एक्टिविटी हो वहाँ पर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वाई मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक्सप्लेन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं सभी का डिफरेंट नेचर होता है एंड सभी की डिफरेंट नीड्स होती हैं, सभी एक ही चीज़ से मोटिवेट नहीं हो सकते। जैसे सपोज करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सभी एम्प्लॉयज़ को बोला गया है कि आप जितना ज़्यादा काम करेंगे आपको उतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी, तो यहाँ पर ये सोचा गया है कि मोटिवेशन क्या है, सैलरी, कि हम जितना ज़्यादा काम करेंगे उतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी, तो सैलरी हमारा मोटिवेशन है। बट एक ऐसा पर्सन जो फिजिकली वीक है उसको लीव की रिक्वायरमेंट है क्योंकि उसकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, तो ऐसे में उसके लिए ये मोटिवेशन नहीं है,
ठीक है। तो इसी तरह से हर एक पर्सन की डिफरेंट नीड्स होंगी, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी, हमें उन सभी को ध्यान में रखकर ये मोटिवेशन फैक्टर डिसाइड करना है, एक ऐसा फैक्टर जो मोटिवेट करेगा सभी एम्प्लॉयज को। सो इसलिए मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडरशिप ट्रांसफॉर्म्स पोटेंशियल इनटू रियलिटी, मींस लीडरशिप पोटेंशियल को रियलिटी में कन्वर्ट कर देती है, कैसे ये बताना है। सो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स देंगे। सबसे पहला है बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस। लीडरशिप बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस है, मींस जो भी लोग एक पर्टिकुलर लीडर को फॉलो करते हैं वो लीडर उनके बिहेवियर को चेंज करने का पोटेंशियल रखता है। देन अचीव्स कॉमन गोल्स, मींस लीडरशिप के थ्रू हम कॉमन गोल्स को अचीव कर पाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तो अचीव होते ही हैं, साथ ही इंडिविजुअल के गोल्स भी अचीव होते हैं। Then next question, state any 2 advantages of laissez-faire leadership style। यहाँ पर advantages बताने हैं, अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 advantages बताएंगे। सबसे पहले development of self confidence in subordinates, means अगर हम एम्प्लॉयज़ को ऑथोरिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंट बनते हैं। देन हाई लेवल मोटिवेशन, मींस जब मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स में फुल कॉन्फिडेंस शो करते हुए उन्हें सारी ऑथोरिटी देते हैं, तब खुद सबऑर्डिनेट्स को भी ये लगने लगता है कि हाँ वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एंड क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं तो वो ध्यान से और ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करते हैं। देन नेक्स्ट 3 मार्क्स क्वेश्चंस गिवन है, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस गिवन है, 2 आंसर करने हैं, वर्ड लिमिट है 30 to 50 वर्ड्स। The barriers to effective communication exist in all organizations to a greater or lesser degree, means हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बैरियर एग्जिस्ट करते हैं, कुछ कम होते हैं कुछ ज़्यादा होते हैं, ये बैरियर्स बताने हैं। सो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर 3 बैरियर्स मीन्स 3 हर्डल्स के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहला है फिजिकल हर्डल, मीन्स हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है कि हम प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। देन सिस्टमैटिक हर्डल, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का प्रॉपर सिस्टम नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। देन एटीट्यूडनल हर्डल, मीन्स कभी कभी हमारे पर्सनालिटी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मीन्स हो सकता है कि कोई ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है तो वो हमसे बात नहीं करेगा, या फिर पुअर मैनेजमेंट है तो उस केस में भी एक बैरियर बन जाएगा। सो ये सभी हर्डल्स हैं, बैरियर्स हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो पाते। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक स्टेटमेंट गिवन है, इसमें यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट बेसिकली एक आर्ट और साइंस दोनों होती है। आर्ट किस लिए होती है एंड साइंस किस लिए होती है, दोनों चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले साइंस क्यों है, बिकॉज यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन को समझते हैं, इसलिए ये साइंस है। देन उस इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, इसलिए ये आर्ट भी है। ठीक है, सो मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है। ओके, अजय एक कंपनी में इंजीनियर है एंड वो बहुत हार्ड वर्क करता है, ये चीज़ प्रोडक्शन मैनेजर ऑब्जर्व करता है बट कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता है। सो यहाँ पर हमें एक ऐसे प्रोसेस का नेम बताना है जो प्रोडक्शन मैनेजर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, stimulating people to act to their best ability to accomplish desired goals, means हर एक पर्सन अपने बेस्ट दे, अपनी एबिलिटी का बेस्ट करे सो दैट डिजायर्ड गोल्स को अचीव किया जा सके। ये प्रोसेस उसके लिए उस पर्सन को स्टिमुलेट करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मोटिवेशन। सो मोटिवेशन की हेल्प से हम अपना बेस्ट देते हैं सो दैट हम अपने गोल को अचीव कर पाएँ, एंड ये चीज़ यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर ने नहीं की है। उसने प्रोडक्शन मैनेजर ने अजय को मोटिवेट नहीं किया है, डिस्पाइट उसने नोटिस किया बट उसने उसे मोटिवेट नहीं किया। ओके, सो यहाँ पर आपको मोटिवेशन को डिफाइन भी करना है। ओके, देन 4 मार्क्स क्वेश्चन, यहाँ पर वर्ड लिमिट है 50 to 80 वर्ड्स। 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड आपको 3 आंसर करने हैं। ओके, रमन एक सुपरवाइजर था फैक्ट्री में। फैक्ट्री डेली 200 क्विंटल्स आटा प्रोड्यूस करती थी। रमन की जॉब थी ये इंश्योर करना कि प्रोडक्शन स्मूथली एंड बिना किसी इंटरप्शन के हो। देन
रमन एक गुड लीडर था जो ये इंश्योर करता था कि सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करने के बाद ही ऑर्डर्स को पास किया जाए। देन अपने ग्रुप की एक्सेप्टेंस के साथ ही वो पॉलिसीज के साथ वर्क करता था। सो यहाँ पर हमें बताना है कि रमन ने कौन सा लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट किया है एंड ऐसे लीडरशिप स्टाइल का ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट रहता है। सो सबसे पहले ये है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। यहाँ पर लीडर अपने सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करता है कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले। सो बेसिकली यहाँ पर हम इंश्योर करते हैं कि हम अपने सबऑर्डिनेट्स की भी सुन रहे हैं एंड जो सभी के लिए सही डिसीजन है, जो सब सोचते हैं कि सही है, वही डिसीजन लिया जाता है। ओके, देन बेनिफिट्स क्या क्या हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के। सबसे पहला है मैनेजर्स और एम्प्लॉयज दोनों एंथुजियास्टिक रहते हैं। देन क्योंकि एम्प्लॉयज अपना फुल कॉपरेशन देंगे बिकॉज उन्हें हर चीज़ में पार्टिसिपेंट बनाया जा रहा है इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग। सो वो ज़्यादा एफिशिएंटली और प्रोडक्टिवली वर्क करेंगे। देन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क मींस मैनेजर्स पर वर्कलोड कम होगा। सो इसकी वजह से जो स्पेयर टाइम है, फ्री टाइम है, वो उसे कंस्ट्रक्टिवली यूज कर सकते हैं सो दैट एंटरप्राइज की डेवलपमेंट और एक्सपेंशन के लिए सोचा जा सके, उसके लिए काम किया जा सके। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु नॉर्दर्न डिवीजन की मैनेजर है एक लार्ज कॉर्पोरेट हाउस में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में कौन से लेवल पर वर्क करती है एंड इसके क्या क्या बेसिक फंक्शंस हैं ये बताना है। सो सबसे पहले ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट में काम करती है, ये लेवल है। एंड देन ये क्या क्या फंक्शंस हैं, इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज को इंटरप्रेट करना, देन एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना एंड सबऑर्डिनेट्स को उनकी ड्यूटीज असाइन करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर रोहन को नया फर्नीचर लेना है अपने हाउस के लिए बट उनके पास इतना स्पेस नहीं है उसे रखने के लिए। तो वो प्लान करते हैं कि वो ओल्ड फर्नीचर को OLX के थ्रू सेल कर देंगे। इससे उन्हें कुछ सरप्लस मनी भी मिल जाएगी और स्पेस भी मिल जाएगा नए फर्नीचर के लिए। सो उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है बायर से एंड वो उस बायर को चूज करते हैं जो उन्हें बेस्ट प्राइस ऑफर करता है। सो यहाँ पर कौन कौन सी 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं ये बताना है और कौन सी ब्रांच ऑफ ई बिजनेस है वो बताना है। सो यहाँ पर क्योंकि मिस्टर रोहन खुद नया फर्नीचर खरीदना चाहते हैं तो वो खुद भी एक कस्टमर है और जिनको उन्होंने सेल किया है मींस जिन्होंने ये ओल्ड फर्नीचर को खरीदा है वो खुद भी कस्टमर है। तो इसका मतलब है यहाँ पर दोनों पार्टीज कस्टमर हैं। ठीक है, सो द आंसर ऑफ ए पार्ट इज कस्टमर एंड कस्टमर। इसके बाद बी पार्ट, कौन सा ब्रांच है ई बिजनेस का, दिस इज कस्टमर टू कस्टमर बिकॉज एक कस्टमर ने दूसरे कस्टमर को सेल किया है। ठीक है, सो दिस इज सी टू सी। सुमित क्लोथ लिमिटेड एक कंपनी है जो अभी तक फैब्रिक्स मैन्युफैक्चर करती थी। यहाँ पर सक्सेस मिलने के बाद उन्होंने न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी सेटअप की हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन एंड सीमेंट, ये 3 न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। एंड यहाँ पर हमें सबसे पहले बताना है कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये फॉलो कर रहे थे जब ये सिंगल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे थे। तो जब सिंगल प्रोडक्ट की बात हो रही है तो ये फॉलो कर रहे थे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मींस एक ऐसा डिवीजन जो मेजर एक्टिविटीज के बेसिस पर होता है। देन अब क्योंकि यहाँ पर न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी सेटअप हो गई हैं सो यहाँ पर डायरेक्टर को कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, अडॉप्ट करना होगा, दिस इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहां पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जियोग्राफिकल एरियाज एंड कस्टमर ग्रुप्स के बेसिस पर डिवीजन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट वन, यहाँ पर पूछा गया है सबसे पहले एक स्टेटमेंट गिवन है, एक पैराग्राफ है, इसे ध्यान से पढ़ना है। मिस्टर अमित रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री के ओनर हैं। इनका मेन मोटिव है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। इसके लिए वो अपने कस्टमर्स को बहुत हाईली प्राइस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं एंड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत लो है एंड साथ ही अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी वर्किंग कंडीशंस भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और बहुत कम वेजेस दे रहे हैं एंड ना ही उन्हें इस चीज़ की चिंता है कि कितना पॉल्यूशन कर रही है फैक्ट्री। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जितने एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उस जॉब को छोड़ देते हैं और उनके कॉम्पिटिटर को ज्वाइन कर लेते हैं और गवर्नमेंट
मिस्टर अमित पर एक हैवी पेनल्टी लगाती है बिकॉज उन्होंने बहुत पॉल्यूशन किया है एंड उन्होंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, और साथ ही जो उनके कस्टमर्स हैं वो भी डिक्रीज हो जाते हैं। वो बहुत अपसेट हैं मिस्टर अमित, एंड वो समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर क्या चीज़ मिसिंग है, कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर अमित यहाँ पर पूरी नहीं कर पाए। सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बिजनेस की ड्यूटी कि वो एथिकल डिसीजंस लें एंड ऐसे डिसीजंस जो सोसाइटी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें, ये होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो गिवन पैराग्राफ है उसमें कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीट नहीं हो पाई है, यहाँ पर एम्प्लॉयज, कस्टमर एंड कम्युनिटी के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीट नहीं हो पाई है। Then social responsibility of business toward different groups are owners. ओनर्स वो पर्सन होते हैं जो बिजनेस को ओन करते हैं एंड ये बिजनेस को रन करते हैं, रिस्क लेते हैं, कैपिटल एलोकेट करते हैं। देन इन्वेस्टर्स, ये फंड प्रोवाइड करते हैं बिजनेस रन करने के लिए। देन सप्लायर्स, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इन सभी के लिए भी बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने सैम्पल पेपर का कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है एंड यहाँ पर हमारा सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई हैं। जैसा कि मैंने आपको हर जगह गाइड किया है, हर एक स्टेप पर सभी चीज़ें डिटेल में समझाई हैं, तो आपको वीडियो केयरफुली देखनी है एंड इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचा है तो आपको एनसीईआरटी पीडीएफ मींस जो हमारे पास सीबीएसई स्टडी मटेरियल है बेसिकली, आपको उसे रेफर करना है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। बाय एवरीवन।